Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will explain the basic definition of reflection, refraction, acceptance angle and numerical aperture. These type of definition may be asked in UPSC prelims examination in the subject advanced communication. So let's begin this subject under which I am taking the topic optical communication. So let's get started. When the light comes from one medium to another medium, like this is medium 1 in which the refractive index is n1 and in medium 2 the refractive index is n2. When the light come from one medium to another medium, either it get refract और इट गेट रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है. ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड n2 का वो कितना है. बेसिकली एक्चुअली क्लास 12th की साइंस है, मैं बस आपको रिकॉल करा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं. सो when the light ray or incident ray is traveling through glass, when the light ray encounters the glass air boundary. glass air boundary का मतलब है जो आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कोर के अंदर जब आप लाइट को एंटर करेंगे तो वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर रहा होगा. तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्लास एयर बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सपोज एक मीडियम से अगर हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो फर्स्ट रिजल्ट इज दैट द पार्ट ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास, यानी आपका कुछ रेज जो है उसी आपकी ग्लास में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. एंड द second result is that the part of the ray is refracted. Part of the ray is refracted as it enters into the air, यानी ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. तो जब हम हायर से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाते हैं तो जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ये बताता है कि आपकी लाइट कितनी ज़्यादा बेंड होगी. द बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द glass air interface is the result of the difference between the index of reference, यानी n1 अगर हम n1 को ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, n2 को एयर ले रहे हैं तो उसका 1. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका बेंडिंग कितनी होगी इस बात को बताएगा. सिंस n1 is greater than n2, the angle of refraction θ2 will be greater than the angle of incidence θ1. स्नेल्स लॉ जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ इसी का यूज हम पूरे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में करेंगे. स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूज टू describe the relationship between the incident and the refractive waves at the boundary. So this is the Snell's law. आपने इसको बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है. तो Snell's law आपका क्या कहता है कि suppose this is the n1 and n1 के साथ यानी आपसे आपकी कोई रेज जा रही है और यहाँ पर ये φ1 यानी इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो φ1 है, यानी इंसिडेंस एंगल आपका φ1 है. तो n1 sin φ1 इक्वल टू जिस दूसरे मीडियम में आपकी जो वेव गई है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी n2 इंटू साइन φ2. φ2 आपका कौन सा एंगल है जो आपका नॉर्मल के साथ आपकी जो रेस बना रही है. तो इन दोनों का इक्वेशन इक्वल होता है, यानी n1 sin φ1 इक्वल टू n2 sin φ2. कुछ केस ऐसा आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि सपोज जो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आप इसको बढ़ाते जाओगे. सपोज अभी तो हमने θ1 पे भेजा, अभी सपोज मैंने यहाँ पर एंगल लिया φ1 का और बढ़ाया, फिर मैंने दूसरी बार में φ1 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है धीरे धीरे करके बेंड होता जाता है. एक टाइम ऐसा आता है कि जब सपोज मैंने एक ऐसा एंगल लिया कि जिसपे जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है वो आपका जो एक्सिस है यानी जो ग्लास और एयर का जो बीच का लेवल है उसके अराउंड यानी 90 डिग्री यानी नॉर्मल से ये 90 डिग्री पर ट्रेवल करना शुरू कर देता है. तो अगर हमने φ2 को 92 लिया यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन लिया तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाता है φ1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2/n1. तो लेकिन वो जो φ1 होता है जिस एंगल पर आपका जो आपका φ2 है 90 डिग्री हो जाता है या उसके बाद वो एंगल हम और बढ़ाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा. यानी रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि ये जो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप भेज रहे हैं यानी जिस रेंज में यानी जिस साइड पे आप भेज रहे हैं उसी साइड पर ये रिफ्लेक्ट हो जाए, दूसरे साइड ये जाए ही ना. तो ऐसे पर्टिकुलर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. हम आगे बताते हैं. व्हेन अ लाइट वेव passes from one medium into a medium having a different velocity of propagation, a changes in the direction of the wave will occur. ये कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके आपसे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इन लाइंस को आप बस माइंड में रखिएगा, ऑल्दो आपको ये सारी चीजें पता है. दिस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन एज द वेव एंटर्स द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. अगर वो सेकेंड मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन, सेम उसी मीडियम में रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं
reflection. As the wave passes through the boundary, it is bent either towards or away the normal. यानी अगर ये सेकेंड मीडियम में चली गई तो या तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी. किस बात पर डिपेंड करता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द पाथ ऑफ द वेव थ्रू द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मैंने आपको phi 2 बताया है. इफ द वेव passes from less dense to a more dense medium, it is bent towards the normal and the एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज लेस देन इंसिडेंस, यानी 5 अंश. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा. अभी मैंने आपसे बात की रिफ्लेक्शन कब होता है, यानी हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे. ऐसे एंगल पर हम रे को भेजें कि वो आपका दूसरे मीडियम में ना जाने की बजाय उसी मीडियम में वापस लौट आए, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस एंगल बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. इसका रोल आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा होगा. There is some point of reflection, you can read. If the surface of the medium contacted by the incident wave is smooth and polished, each reflected wave will be reflected back at the same angle as the incident wave. The path of the wave reflected from the surface from an angle equal to one formed by its path in reaching the medium. This confirms the law of reflection, which states the angle of incidence equals to angle of reflection. यानी यहाँ पर जिस एंगल से आपका इंसिडेंट हुआ है यानी I equals to R हो जाएगा. ठीक है. Amount of incident wave energy that is reflected from the surface depend on the nature of the surface, the angle at which the wave strike the surface. The amount of wave energy reflected increases as the angle of incidence increases. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में स्टोर हैं बट आपको याद नहीं है, तो मैंने इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करने में आसानी होगी. द रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट व्हेन द वेव इज नियरली पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिव surface. When the incident wave is perpendicular to the surface, more of the energy is transmitted into a substance, and reflection of energy is at least at the incidence angle. A mirror reflects almost all of the wave energy while dull black surface reflects very little. यानी आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर ये मिरर होता है तो मिरर पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, जितनी इंसिडेंट जा रही है जितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन जो ब्लैक सरफेस होता है वो काफ़ी कम रिफ्लेक्ट करता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे रिफ्रैक्ट भी हो जाती हैं. लाइट वेव ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द पॉइंट कम्स हेयर. अगर आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ लिया है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, ये आपका एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें ये आपका कोर है, ये आपका क्लैडिंग है. हमारा एक जो एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, दैट इज थीटा ए. तो एक ऐसा एंगल जिस एंगल पर अगर हम इस लाइट को एंटर कराएंगे तो वो आपका क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगा. ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा. सपोज हमने इस एंगल से बाहर की, इस थीटा ए से बाहर का कोई रेस ले लिया, यानी जिसकी ये एंगल जो अपना नॉर्मल से बना रहा है वो बहुत ज़्यादा है. तो इन दैट केस में यहाँ पर जो आपका ये रिफ्रैक्ट होकर जो ये नॉर्मल से एंगल बनाएगा वो आपका और ज़्यादा बनाएगा. और इस केस में ये क्या होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना होने की बजाय रिफ्रैक्ट हो जाएगा. तो एक कंडीशन बस आप इतनी याद रखिए कि अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वेव्स को ट्रैवल कराना है तो जो आपको लाइट होगी वो आपकी इस जो थीटा ए, यानी ये थीटा ए है, इसको अगर हम कोण के फॉर्म में बनाते हैं तो ये आपका 2 थीटा ए हो जाएगा. यानी आपकी लाइट को इस 2 थीटा ए के अंदर ही प्रोपोगेट करना होगा, यानी इस 2 थीटा ए के अंदर ही एंटर करना होगा, तभी वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर प्रोपोगेट कर पाएगा. एंड वन वेरी बेसिक क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यानी जो आपका वेव है ये कैसे ट्रैवल कर रहा है आपके इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है. यानी ये जो आपका है क्रिटिकल एंगल पर ये रे आ रही है, ये टोटल रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इस तरीके से ये ट्रैवल कर रही है. अगर ये थीटा सी से आपका कम पर आएगी यानी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर जाएगी. यानी ये चीज़ें मुझे रिफ्रैक्ट नहीं करानी है. तो ये क्रिटिकल एंगल किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, और एक्सेप्टेंस एंगल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका जो भी आपके 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो क्या क्या है, यानी एयर और ग्लास का. तो आपका अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल्स की बात करें कि वो मैक्सिमम एंगल जिस पर आपकी लाइट ट्रांसफर हो सकती है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, इसके बाहर की लाइट लेंगे, अगर हम इस एंगल पर लाइट लेंगे तो वो आपकी ट्रैवल नहीं करेगी. लेकिन अगर हम इस एंगल पर लेंगे, सपोज इस एंगल पर हम लाइट को लेंगे तो वो हमारी ट्रैवल करेगी. ठीक है.
At the core cladding interface, rays with the sufficiently shallow grazing angle are transmitted by total internal reflection. So all the rays entering the fiber core will continue to propagate down its length. Theta A is the maximum angle to the axis at which the light may enters the fiber in order to be propagated and is known as acceptance angle. याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है. This ray enters the fiber core at the angle theta A to the fiber axis and is refracted at the core air core interface before transmission to the core cladding interface at the critical angle. Therefore, the any ray which are incidence into the fiber at angle theta A will be transmitted to the core cladding interface at angle less than critical angle and will not be totally internally reflected. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपका जो थीटा सी है ये मैक्सिमम एंगल होगा तभी ये आपका मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तभी ये आपका रिफ्लेक्ट करेगी, अगर ये कम होगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगी. तो ये चीज़ याद रखिए कि ऑप्टिकल के अंदर आपको रिफ्रैक्ट नहीं कराना है, अदरवाइज क्लेवरिंग के पास पहुंच जाएगी और रे वेस्ट हो जाएगी एज अ लॉस. व्हाइल द इंसिडेंट ray B at angle greater than theta A is refracted into the cladding and eventually lost by radiation. Thus, the ray to be transmitted by total internal reflection within the fiber core, they must be incident and fiber core with an acceptance cone confined by the conical half angle that is theta A. ये चीज़ बस याद रखिए आप कि आपको जो भी रे है इसके अंदर आनी चाहिए. ये हमने एक कोन बना दिया है, रेस को इसके अंदर होना चाहिए, इसके बाहर की रेस आपका कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी. यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हमने अगर यहाँ पे स्नेल लॉ लगाया है तो हम क्या बोलेंगे, एन नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू n1. ये अगर आपका नॉर्मल है तो अगर ये आपका एक्सिस है और ये आपका नॉर्मल है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, एन नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू n1 साइन थीटा वन. थीटा वन ये एंगल है आपका. अब हम थीटा वन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा वन को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा टू. क्यों पाई बाई टू माइनस थीटा टू का मतलब है कि 90 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका पाई बाई टू माइनस थीटा टू हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड साइन थीटा टू को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा वन. और उस साइन थीटा टू को हम लिख सकते हैं एन टू बाई एन वन. एन टू बाई एन वन ये अलग से आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. यानी यहाँ से वैल्यू अगर आप एन टू बाई एन वन की डालेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. जहाँ पर हम एन नॉट यानी एयर से ट्रेवल करा रहे हैं तो एन नॉट की वैल्यू वन हो जाएगी. तो ये डेरिवेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा इंपॉर्टेंट का न्यूमेरिकल एपर्चर का वो आएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये न्यूमेरिकल एपर्चर आ जाएगा. तो न्यूमेरिकल एपर्चर को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली, न्यूमेरिकल एपर्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ये बेसिकली आपका बताता है कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी से आप लाइट को अपने अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ले सकते हैं. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. एक फॉर्मूला डेराइव के बाद और आता है न्यूमेरिकल अपर्चर का, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं n1 टू डेल्टा टू दी पावर 1/2 यानी अंडर रूट 2 डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू है आपकी n1 माइनस n2 बाई n1. जब आपकी डेल्टा की वैल्यू लेस देन 1 है, नॉर्मली यही फॉर्मूले में यूज होता है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं दिया रहेगा तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है. सो एक्सेप्टेंस एंगल की मैंने डेफिनेशन बता दी थी. न्यूमेरिकल एपर्चर इज मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर टू कैप्चर द लाइट, यानी एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टू कैप्चर नंबर ऑफ लाइट्स. याद रखिएगा इसे. तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा मेरिडोनियल रेस के लिए है. एक आई गेस 2019 का ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन द मैक्सिमम एंगल इन विच एक्सटर्नल लाइट रेज में स्ट्राइक द एयर ग्लास इंटरफेस एंड स्टिल प्रोपोगेट डाउन द फाइबर इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल एपर्चर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एक्सेप्टेंस एंगल. द आंसर इज वेरी इजी. प्लीज आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए. आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप यूपीएससी के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं. एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू.